हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज की इस क्लास में हम एरिटेरिया तथ्य संग्रह का बुक देखने वाले हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को आज कवर करेंगे। जैसा कि एरिटेरिया का जो तथ्य संग्रह है बिहार स्पेशल में आता है और यह जो है सबसे लेटेस्ट एडिशन है इसका, जो कि 5वां एडिशन 2026 का है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यह जो है 5वां एडिशन है और 2026 का एडिशन है। तो इसमें हम बिहार के राज्य व्यवस्था को आज देखने वाले हैं। ठीक है, बिहार के राज्य व्यवस्था सेक्शन में जो भी चीज़ें उसमें होंगी वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप वीडियो को कभी भी देखें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से, ढंग से और ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आपके लिए ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसकी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे आपके लिए जो है ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास के तरफ। तो हम यहाँ डायरेक्ट बिहार की राज्य व्यवस्था जो है इस चैप्टर पे आ चुके हैं और इसको हम कवर करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिहार का शासन व्यवस्था। तो बिहार के शासन व्यवस्था में सबसे पहले राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें किस तरह का इसका हायरार्की है उसको देखेंगे। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभाएं आती है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। स्थानीय स्वशासन में ग्राम स्वशासन और नगरीय स्वशासन को रखा जाता है। आगे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि राज्य की विधायिका के बारे में। तो राज्य की विधायिका के बारे में विशेष तथ्य लिखा हुआ है कि 1919 के अधिनियम द्वारा बिहार में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 में पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। एक सेकंड में पतला कर लेता हूँ पेन को थोड़ा। तो विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी जो है 1913 को हुई थी, याद रखना है, जो कि पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्त दी गई। इस अधिनियम के तहत बिहार का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ है? तो 1937 में संपन्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में की गई। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए कुल 30 सीटों की व्यवस्था की गई। आगे लिखा है कि राज्य के 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए और 7 अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए और 39 मुसलमानों तथा 4 महिला, 2 आंग्ल भारतीय तथा 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित रखा गया था। चुनाव में 98 सीटों में पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल एमजी हेलेट ने दिया था। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार के से राजनीतिक स्वायत्त आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया था। अब इस बॉक्स वाले को साथ देख लेते हैं, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जो 1937 में और 1946 में हुआ था। 1937 वाले चुनाव में कुल सीट जो 152 थी, जिसमें कांग्रेस 98 सीट लाई थी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो है 20 सीट थी और अन्य का 34 सीट था। 1946 वाले चुनाव में कुल 152 सीट, कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग इसमें 34 और अन्य इसमें जो है 20 सीटें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है, कहा जा रहा है कि तत्कालीन गवर्नर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। तो यह जो मोहम्मद यूनिस थे, जिनको मार्च 1937 में कार्यकारी सरकार बनाने का प्रभार सौंपा था, इसकिस पार्टी से था? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, याद रखना है। इस प्रकार बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल गठन 1 अप्रैल 1937 को हो गया। डेट याद रखिएगा, पहला मंत्रिमंडल गठन 1 अप्रैल 1937 में किया गया मोहम्मद यूनिस के द्वारा, जो कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के से थे। यूनिस के नेतृत्व में मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण 19 जुलाई 1937 को यूनिस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया।
दूसरी ओर गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार की गठन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए। कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर उस समय चुने गए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। याद रखना है कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? रामदयालु सिंह, और प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके उपाध्यक्ष, और सच्चिदानंद सिन्हा इसमें प्रोटेम स्पीकर, जो तत्कालीन एक तरह से होते हैं, इनको चुना गया प्रोटेम स्पीकर। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। याद रखना है किसके लिए इन्होंने बिहार कांग्रेस की सरकार से त्यागपत्र दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर इन्होंने त्यागपत्र दिया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों के छोड़ने जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दी। यानी ये दूसरी बार त्यागपत्र दिया गया है। पहली बार जो त्यागपत्र दिया गया था वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर दिया गया था। दूसरी बार इसलिए दिया गया था क्योंकि कांग्रेस के बिना सहमति के विरुद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिक को शामिल कर लिया था, इस वजह से। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1946 में पुनः विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाले। इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी तथा मुस्लिम लीग दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी। 1946 ईस्वी की विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया। कितने सदस्यों को? तो 1946 के विधानसभा चुनाव में 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। याद रखना है, 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, हुसैन इमाम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ। एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई थी उस समय। 1977 की ईस्वी में बिहार विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। 319 से कितना हो गया? 325 हो गया। तो ये कब हुआ? तो 1977 के बिहार विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि करके 319 से लेकर 325 कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 रह गई। चलिए, तो आगे जो है लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। इस बॉक्स वाले चीज़ को देख लेते हैं हम, क्या है इसमें। तो इसमें लिखा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या और विधानसभा में सदस्यों की संख्या विभिन्न समय काल में क्या क्या रही है। तो 1913 में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी, ठीक है। और 1913 में जो 43 थी, और 1937 में कितना था? 30 था। 1952 में 72, 1958 में 96 और 2000 में 75 सीटें थी विधान परिषद में। यानी जो अभी भी जो बरकरार है 75 सीटें ही विधान परिषद में है बिहार में। चलिए, तो अब वर्ष 1937 में विधानसभा में चुनाव सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 152 थी। 1952 में यह 331 पहुंच गया। 1957 में यह जो है 319, और 1977 में इसको बढ़ाकर 325, और फाइनली 2000 में इसको 243 कर दिया गया, जो अभी तक बरकरार है 243। तो अभी जो विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में है वो 75 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 टोटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में इसमें लिखा है कि बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और लिखा है कि यह एक अस्थायी सदन है, यानी इसको हम जो है भंग नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद गठन एवं निर्माण वर्णन जो है इसका संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। याद रखना है, विधान परिषद अभी भारत में 6 राज्यों में है, जो कि इधर यूपी और बिहार हो जाता है। यूपी प्लस बिहार तो है ही, और साथ में तेलंगाना
प्लस आंध्रा भी है, ठीक है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। तो इन 6 राज्यों में क्या है, तो विधान परिषद अभी है। अब आगे देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया। याद रखना है 169 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, लेकिन 171 में आर्टिकल में इसके संरचना की वर्णन किया गया है। किसका, तो विधान परिषद का। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। याद रखना है 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। किसके, तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम संख्या इसकी हो सकती है तो वो 40 से कम नहीं हो सकती, 40 से कम भी नहीं कर सकते हैं और हम 1/3 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे 243 सीट है बिहार में विधानसभाओं में, तो इसका 1/3 जो भी होगा उससे ज़्यादा हम विधान परिषद में सीट नहीं रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है कि बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। विधान परिषद की एक अस्थायी सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। विधान परिषद में सदस्यों की चयन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से चयन किया जाता है। इसमें जो है 5 तरीके से किया जाता है, जिसमें एकमात्र जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है 1/6। तो पहले स्टार्ट करते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा सदस्यों से द्वारा चुना जाता है और 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं से चुना जाता है और 1/6 राज्यपाल खुद मनोनीत करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से और 1/12 सदस्य जो है शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है और 1/12 जो है स्नातक निर्वाचकों के द्वारा इसमें चुना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा के बारे में लिखा है कि बिहार राज्य विधायिका निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है, जैसा कि विधान परिषद एक उच्च सदन था और साथ में वो अस्थायी सदन था, लेकिन यहाँ पे जो है यह विधानसभा एक निम्न सदन है और साथ में अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है और राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई। इसी आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। याद रखना है कि 2021 में बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह मनाया गया, लेकिन अगर विधान परिषद शताब्दी समारोह बोलेगा तो वो 1913 से लेकर अभी 2013 में मनाया गया था शताब्दी समारोह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिहार विधानसभा सीटों में SC यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो 38 है और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या जो 2 आरक्षित है। टोटल हो गया कितना, टोटल मिलाकर 40 हो गया। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसमें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। आगे लिखा है कि विधानसभा सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि विधान परिषद जो था उसका 6 वर्ष था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल में इसको पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो राज्यपाल के बारे में लिखा है कि राज्य सरकार की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। किस में किया गया है, याद रखना है, भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं अपने पद को, यानी उससे पहले भी हट सकते हैं अपने पद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें कुछ दी गई हैं, इसको देखते हैं। लिखा है कि राज्यपाल की भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, तो पहले शक्ति कार्यपालीय शक्ति क्या है, तो इसमें लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों को नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसके शक्ति के बारे में कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति क्या है, तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर उसे अध्यादेश जारी करना पड़ सकता है। आगे देखेंगे। लिखा है कि अब इनकी जो राज्यपाल की वित्त संबंधी शक्ति क्या है, इसमें लिखा है कि राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, न्याय संबंधी शक्ति क्या है इनका,
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। किसके? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए राज्यपाल किससे लेंगे सलाह? तो ये राष्ट्रपति से लेंगे। राज्यपाल अपराधियों की सज़ा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। पाँचवां शक्ति जो है आपातकाल संबंधी शक्ति जो है राज्यपाल का क्या है? तो वो लिखा है कि राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और पहला शासन जो लगा था 1968 में लगाया गया था, याद रखना है। लिखा है कि छठा शक्ति जो कि विवेक आधारित शक्ति है राज्यपाल का, इसमें लिखा है कि राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे पहला विधेयक की स्वीकृति देने में, ख यानी दूसरा विधानसभा भंग करने में, तथा ख यानी तीसरा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो वह अपना विवेक से निर्णय ले सकता है इन सारी चीज़ों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है? तो 152 में परिभाषा लिखा है राज्यपाल के बारे में, ठीक है ना, और 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखा है। 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की संबंध में इसकी चर्चा है। 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में लिखा है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ यानी एलिजिबिलिटी जो होती है वो लिखा है। 158 में राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएँ यानी शर्तें लिखी गई हैं और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। 160 नंबर आर्टिकल में लिखा है कि कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे उसके बारे में। 161 में राज्यपाल के क्षमादान आदि शक्ति जो है दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में दिया जाता है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा जो है निर्धारित की गई है। 130 आर्टिकल में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने की शक्तियों के बारे में है। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि संबंधी जानकारियां हैं। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल के बारे में लिखा है। 166 में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में लिखा है। 167 आर्टिकल में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि के मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में लिखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति के को दिया जाता है सूचना, वो 78 आर्टिकल के तहत दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है जो 67 आर्टिकल में राज्यपाल सूचना देने के लिए इत्यादि मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में लिखा गया है। आगे देखेंगे 174 में लिखा है, इसमें राज्य विधायिका का सत्र 17वां और उसका भंग होना 174 में लिखा गया है। 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी भी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करना अथवा संदेश देने का अधिकार दिया गया है। 176 आर्टिकल में राज्य द्वारा विशेष संबोधन के बारे में लिखा गया है, जो कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या संबोधन 87 आर्टिकल में आता है। वही यहाँ पे राज्यपाल के लिए 176 में लिखा गया है। 200 नंबर आर्टिकल में लिखा है विधेयक पर सहमति, जो कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, ये सब के बारे में चर्चा है। 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने के बारे में लिखा है। और 213 में याद रखना है कि 202 आर्टिकल जो है वो राज्य के बजट के बारे में, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसके बारे में, बजट के बारे में लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है, बजट के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट आर्टिकल है 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि ऐसे सेंटर में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल में दिखा जाता है। 217 में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, इसके बारे में 217 में लिखा है। 233 आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम देखेंगे बिहार के राज्यपालों की सूची। तो बिहार में कौन कौन से राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। लिखा है कि उपराज्यपालों की सूची सबसे पहले है, ठीक है। तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली सबसे पहले राज्यपाल थे, जो 1 अप्रैल 1912 को पदभार संभाले थे और 1915 तक चले थे, रहा था इनका कार्यकाल। एडवर्ड एल्बर्ट गेट, यह नवंबर 1915 से अप्रैल 1918 तक रहे थे। सर एडवर्ड बेरे लेमिनगे, यह अप्रैल 1918 से अगस्त 1918 तक। एडवर्ड एल्बर्ट गेट या फिर फरवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक रहे थे। तो पहला और दूसरा आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रख सकते हैं, या फिर आपसे पहला याद रख सकते हैं। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो है प्रथम उपराज्यपाल थे, जो कि कहाँ से कहाँ था, 1 अप्रैल 1912 से लेकर 19 नवंबर 1915 तक रहे थे।
देखेंगे बिहार और उड़ीसा के गवर्नर या राज्यपाल। तो भगवान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 29 दिसंबर 1920 से लेकर 1921 तक यह जो है बिहार और उड़ीसा के संयुक्त रूप से राज्यपाल रहे थे। उसके बाद हैविलैंड ले मुसेरियर जो कि 1921 से लेकर 1922 तक रहे। हेनरी व्हीलर जो कि 1922 से 1925 तक, और ह्यू मैफरसन जो कि 1925 से 1925 तक रहे थे। बाकी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बीच का हम इसको स्किप करते हैं और हम पढ़ेंगे आगे कहाँ से। तो सिफ्टन से स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि जेम्स डेविड सिफ्टन जो है 7 अक्टूबर 1932 से लेकर 12 अक्टूबर 1934 तक रहे। 12 में जो थे राज्यपाल वो जॉर्ज टॉल्ट बेटी थे जो कि अक्टूबर 1934 से लेकर फरवरी 1935 तक रहे। और 13th क्रम के जेम्स डेविड सिफ्टन फिर से 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे। बिहार के गवर्नर राज्यपाल, यानी जब बिहार का बंटवारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार नया राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया गया था, उसके बाद से जो है बिहार के गवर्नर या राज्यपाल जो रहे उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। बिहार के संदर्भ में से पूछे तो जेम्स डेविड सिफ्टन जो है पहले यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, जो कि 35 से लेकर कहाँ तक 37 तक रहे थे। उसके बाद आए सर मॉरिस गार्नियर, ठीक है, थॉमस अलेक्जेंडर स्वाट, थॉमस रदरफोर्ड, फ्रांसीसी मोडी कारगारी जो बने थे, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड और सर ह्यूग डोव जो कि 1946 से लेकर 1947 तक रहे थे। तो पहला और ये लास्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जेम्स डेविड सिफ्टन जो है 1935 से 1937 तक रहे थे, बिहार के पहले गवर्नर या फिर राज्यपाल। सर ह्यूग डोव जो लास्ट आज़ादी के समय रहे वो थे सर ह्यूग डोव, जो मई 1946 से लेकर अगस्त 1947 तक रहे। आगे अब देखेंगे हम। तो अब जो हमें भारत को आज़ादी मिली उसके बाद पहले जो है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक अपने पदभार पर रहे थे। दूसरे आए माधव श्री हरे अन्य, ठीक है, जो 1948 से लेकर 1952 तक अपना कार्यभार संभाला। फिर आर दिवाकर 52 से 57, जाकिर हुसैन 57 से 62, MS अयंगर 62 से 67 तक रहे। नित्यानंद कानूनगो 1967 से 71। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी समय 1968 में जो है पहला आपातकाल भारत में लगा था, इसलिए ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा, नित्यानंद कानूनगो। चलिए अब आगे जो है न्यायमूर्ति UN सिन्हा जो कि 1971 से 1971 रहे। देवकांत बरुआ 1971 से 1973, रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे 1973 से 1976, जगन्नाथ कौशल 1976 से 1979, न्यायमूर्ति KBN सिंह जो 1979 से 1979 तक रहे, ठीक है। चलिए अब है अखलाक उर रहमान किदवई 1979 से 1985 तक, P वेंकट सुबैया 1985 से 1988। ऐसे करके ये जो है हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लास्ट वाला देख लेंगे, लास्ट 2-3 देख लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के जो 41वें क्रम के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो 2023 से लेकर 2025 तक रहे थे। 42वें क्रम के आरिफ मोहम्मद खान जो कि 2025 से 2026 तक रहे। और अभी जो है 43वें क्रम के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है, और यह 14 मार्च 2026 से अपने पदभार पर अभी तक आसीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा है कि जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नाम क्या क्या है, तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। श्री लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन रिटायर्ड स्वतंत्र बिहार के 43वें क्रम के राज्यपाल है, याद रखना है 43वें क्रम के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पदासीन, इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। तो यह पदासीन का अर्थ है। मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है कि राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो कि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता को चुना जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री का निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। यानी बहुमत जहाँ पे
कम बहुमत घट जाएगी तो वहाँ पे इसकी सरकार गिर जाती है, जिससे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं माना जा सकता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व निर्वहन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची के बारे में। तो मोहम्मद यूनिस जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे और कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक रहे थे। दूसरे जो है श्री कृष्ण सिंह रहे 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। फिर तीसरी बार श्री कृष्ण सिंह ही आए जो 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक आसीन रहे। ठीक है। दीप नारायण सिंह जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961 तक। चलिए, विनोदानंद झा जो कि 1961 से लेकर 1963 तक रहे। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय 63 से लेकर 67 तक रहे थे। महामाया प्रसाद सिन्हा 1967 से लेकर 1968 तक रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सतीश प्रसाद सिन्हा, ठीक है, यह जो है सतीश प्रसाद सिन्हा जो है 1968 से 1968 तक। बीपी मंडल 1968 से 1968 तक। भोला प्रसाद शास्त्री प्रथम बार 1968 से 1968। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? 1968 में लगा था, 1969 तक। इस समय जो है हम बोले थे कि एक राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था? नित्यानंद कानून को याद रखिएगा। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। पहली बार जब लगा था राष्ट्रपति शासन 1968 में। सरदार हरिहर सिंह यह जो है 1969 से लेकर 1969 तक रहे थे सीएम। भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार फिर बने जो 1969 से लेकर 1969 तक रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है कि राष्ट्रपति दूसरी बार शासन कब लगा? 1969 में फिर लग गया, 1970 तक चला। दुर्गा प्रसाद राय जो है 1970 से 1970 तक। कर्पूरी ठाकुर प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 1970 से लेकर 71 के लिए। और भोला पासवान शास्त्री फिर तीसरी बार बने 71 से लेकर 72 तक के लिए, जिसमें राष्ट्रपति शासन लग गया था 1972 से 72 तक। केदार पांडे जो है 1972 से 73 तक। अब्दुल गफूर 1973 से 1975। जगन्नाथ मिश्रा प्रथम बार 1975 से 1977 तक। राष्ट्रपति शासन चौथी बार लगा था इस समय, जो कि 77 से लेकर 77 तक ही लगा था। कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1977 से लेकर 1979 तक रहे। राम सुंदर दास जो है 1979 से 1980 तक रहे थे। राष्ट्रपति शासन 5वीं बार कब लगा? तो 80 से लेकर 80 तक, जो कि 17 फरवरी से 8 जून तक चला था। जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार राष्ट्रपति बने 80 से लेकर 83 तक। चंद्रशेखर सिंह बने 83 से लेकर 85 तक। बिनेश्वर दुबे भी बने हैं 85 से लेकर 88 तक के लिए। भागवत झा आज़ाद 1988 से 1989। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1989 से 1989। जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार 89 से लेकर 90। लालू प्रसाद यादव प्रथम बार बने हैं कब? 1990 में सीएम बने और 1995 तक रहे। राष्ट्रपति शासन छठी बार इस समय लगा था 1995 से 1995 तक ही, 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच। चलिए, लालू प्रसाद दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने, जो कि 95 से लेकर 97 तक चल रहे थे। राबड़ी देवी प्रथम बार बनी थी 97 में और वो 99 तक इनका कार्यभार रहा था। जबकि राष्ट्रपति शासन इसमें 7वीं बार लगा था राबड़ी देवी के समय में। राबड़ी देवी दूसरी बार जो है बनी थी 1999 से 2000 के लिए। नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 को बने थे, याद रखिएगा। प्रथम बार कब बने थे? 3 मार्च 2000 को बने थे और 10 मार्च को तक ही रहे थे ये 2000 तक। राबड़ी देवी तीसरी बार फिर बन गई 11 मार्च 2000 को और ये 2005 तक चली। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 8वीं बार लगा 2005 में 7 मार्च से लेकर 24 नवंबर तक। फिर नीतीश कुमार दूसरी बार राष्ट्रपति बने 24 नवंबर 2005 को और 2010 तक चले। फिर नीतीश कुमार तीसरी बार 2010 से 2014 तक। जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए आए 2014 से लेकर 2015 तक के लिए। फिर नीतीश कुमार चौथी बार राष्ट्रपति बने 20 नवंबर 2015 तक और ऐसे कर करके पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं बार तक ये इन्होंने सीएम का पद संभाला, जो कि 15 से 17 ऐसे करके 17 से 20, 20 से 22, 22 से 24 और 24 से 26 तक रहे। उसके बाद सम्राट चौधरी जो है 15 अप्रैल 2026 से अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, जो अभी पद पर सीएम के रूप में, बिहार के सीएम के रूप में 42वें क्रम के सीएम हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाए तो मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाए तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बोला जाए तो भोला पासवान शास्त्री, जिसके समय में पहली बार बिहार में क्या लगा था? तो राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय कौन थे राज्यपाल? तो नित्यानंद कानून थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बोला जाए तो महामाया प्रसाद होंगे, लेकिन अगर हरिजन मुख्यमंत्री बोला जाए तो भोला पासवान
शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर कहा जाता है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, जो सर्वाधिक 10 बार इन्होंने सीएम का क्या है पद ग्रहण किया था, शपथ लिया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गए थे ये। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बने हैं अभी। सम्राट चौधरी व्यक्ति के रूप से 24वें हैं तथा क्रम के हिसाब से ये 42वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। याद रखना है, व्यक्ति के रूप से 24वें हैं, लेकिन क्रम के हिसाब से ये 42वें मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। आगे लिखा है कि बिहार में न्यायपालिका के बारे में क्या क्या बात है। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 किया गया था, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मोनार्ड डेस कैमियर था। सर एडवर्ड मोनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर इनका नाम था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है संगम कुमार साहू है, जो कि इसमें थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं लग रहा है मुझे। अभी मीनाक्षी जैन है, क्या है, मीनाक्षी जैन है, जो कि इधर रिसेंटली इनका पदभार इन्होंने संभाली है, मीनाक्षी जैन है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, मीनाक्षी जैन, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा है, एक सेकंड, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ चलिए। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी जैन है और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के सहित 53 स्वीकृत न्यायाधीश पद हैं, याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश के सहित कितने, 53 स्वीकृत न्यायाधीश पद हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से लिया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करते हैं तो वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसको शपथ कौन दिलवाता है, तो वो राज्यपाल दिलवाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। तो वह भारत के नागरिक हो और उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। इनकी जो उम्र सीमा है 62 वर्ष तक। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ क्या क्या है। तो पहला जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है इनकी शक्ति है, जिसमें क्या क्या होता है। तो मूल अधिकार संसद एवं विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टि से सुनवाई का अधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। क्या क्या, तो मूल अधिकार संसद एवं विधानमंडल आदि संबंधी कोई भी विवाद होगा तो प्रथम दृष्टि में सुनवाई यहाँ पे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, ठीक है, याद रखना है। रेट क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होता है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है। चौथा है कि पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार भी इनको मिला है। यह उच्च न्यायालय के उसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा कर सकता है इसके तहत। 5वें क्रम में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का अधिकार रखता है। चलिए 6ठे क्रम में लिखा है कि अभिलेख न्यायालय भी उच्च न्यायालय होता है, जिसमें उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार प्रदान होता है। चलिए न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी इनको मिला है, जिसमें अनुच्छेद 13 और 226 के तहत उच्च न्यायालय के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकता है उच्च न्यायालय। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श से, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 233 में लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके बारे में क्या लिखा है कि स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया। इस अधिनियम के तहत माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक नया भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया,
जो पंचायतों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुई। कब से? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हो गई। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की ओर से अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत लिखा है कि महिलाओं के लिए, इसमें थोड़ा सा धुंधला सा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। ये पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार के तहत अंतर्गत है कि 50% जो है आरक्षण मिलेगा महिलाओं को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में। पिछड़े वर्गों के सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को यानी कि SC ST के सभी स्तरों के पर जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त होगा आरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद पर पद धारकों को लोक सेवक के दर्जा प्राप्त हो। याद रखना है कि क्या कहलाएंगे जो भी पंचायती राज निर्वाचित होंगे या कोई भी पंचायत में चुनाव जीतेंगे उनको कहा जाएगा लोक सेवक। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि पंचायती राज का चुनाव राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं दी गई हैं। लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति क्या है। जिला परिषद जो है संख्या 38 है और जिला परिषद सदस्य इसमें कितने हैं? 1160 है। पंचायत समिति टोटल जो है 534 है, जिससे पंचायत समिति सदस्य जो है 11,094 है। ग्राम पंचायत यहाँ पर कितनी है बिहार में? तो 8,053 है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 1,09,321 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा है ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। लिखा है कि ग्राम सभा में यह पंचायती राज का अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। याद रखना है कि ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसके 2 बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, 1 वर्ष में 4 बार बैठक करना अनिवार्य होता है। ग्राम सभा की 1 वर्ष में कितनी बार? तो 4 बैठक करना अनिवार्य होता है, याद रखना है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? तो मुखिया के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। याद रखना है गणपूर्ति इसका 1/20 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा इसका कार्यभार संभाला जाता है। ग्राम सभा का मुख्य कार्य या कृत्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों को पहचान कर अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना और निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है। चलिए इस बॉक्स वाले में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कि बिहार में महिला का आरक्षण किस प्रकार है। तो क्षेत्र लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं में बिहार में 50% महिलाओं का आरक्षण है, 2006 से लागू हुआ है। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है महिलाओं को बिहार में, जो 2006 से ही लागू है। नगर निकाय में 50% आरक्षण है, 2007 से लागू है। बिहार पुलिस में 35% आरक्षण है, 2013 से लागू है। और अन्य सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण है बिहार में महिलाओं को, जो कि 2016 से लागू है। और उच्च शिक्षण संस्थान में 33% आरक्षण बिहार में महिलाओं को मिला हुआ है, जो कि 2021 से लागू है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में जो लिखा है उसके बारे में लिखा है कि ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 60,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कितना? तो 60,000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, जिसमें कौन-कौन होता है? निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 वर्ष, विघटन के 6 मंथ के माह लिखा होगा, हाँ ठीक है। तो 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाता है। अगर कोई ग्राम पंचायत का चुनाव विघटन हो गया है तो वो 6 माह के अंदर में फिर से दोबारा करवाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। आगे लिखा है कि मुखिया के बारे में कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। तो याद रखना है मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से और उप मुखिया का चुनाव
अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि वार्ड सदस्यों में से एक किसी को चुना जाता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा तय की जाती है। वार्ड सदस्य के बारे में लिखा है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वार्ड सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्येक मतदान के हिसाब से प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, मुखिया या फिर उप मुखिया। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। आगे लिखा है कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आधी है। ठीक है, याद रखना है कि ग्राम पंचायत की बैठक है, वहाँ जो 1/20 जो था, 1/20 भी लिखा हुआ था जो कोरम था, ठीक है, वो ग्राम सभा था। याद रखना है वो क्या था, ग्राम सभा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम कचहरी को। तो ग्राम कचहरी के बारे में लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के काम के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। याद रखना है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए किसको नियुक्त किया जाता है, तो सचिव का और साथ में न्याय मित्र का नियुक्ति किया जाता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। कौन कौन, तो सरपंच और उप सरपंच जो है अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे। चलिए, और मुखिया उप मुखिया भी इसी को दे रहे थे, जैसा कि यहाँ दिखा होगा। एक मिनट। तो मुखिया उप मुखिया भी अपना त्यागपत्र किसको दे रहे थे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ही दे रहे थे। और यहाँ पे जो है क्या है, सरपंच और उप सरपंच भी उसी प्रकार जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही अपना जो है त्यागपत्र देंगे। आगे लिखा है कि ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार ग्राम कचहरी सदस्य 1,09,321 था, न्याय मित्र 5,826 है। कितने ग्राम कचहरी सदस्य है, तो 1,09,321 है और न्याय मित्र है 5,826। अब हम पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति के बारे में लिखा है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5 शहर की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होता है। ठीक है, अब लिखा है पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने पदों सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों में से ही कोई एक होता है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करता है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रमुख करता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है पंचायत समिति में से ही। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। याद रखना है कि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है स्वलिखित रूप से देता है किसको, तो उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। किसको देता है, प्रमुख को देता है। याद रखना है, प्रमुख देगा अनुमंडल दंडाधिकारी को, लेकिन उप प्रमुख देगा प्रमुख को ही देगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जिला परिषद के बारे में, कि जिला परिषद के बारे में क्या है, तो लिखा है कि जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। इनका काम क्या होता है जिला परिषद का, तो यह ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के लिए, याद रखना है, ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के लिए क्या करेंगे, तो ये करेंगे नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करेंगे। कौन, तो जिला परिषद करेंगे। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देते हैं। याद रखना है किसको देते हैं, जिला दंडाधिकारी को देते हैं। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो अध्यक्ष को ही दे सकते हैं। आगे लिखा है कि जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। एक सेकेंड, अब हम आगे देखेंगे क्या, अब देखेंगे पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि।
किस तरह से है, तो मुखिया जनप्रतिनिधि जो है निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं अपना त्यागपत्र। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देंगे। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो मुखिया को अपना त्यागपत्र देंगे। प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देंगे। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि प्रमुख को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि प्रमुख को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यह जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो जिला परिषद उपाध्यक्ष की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी चुने जाते हैं और यह भी जिला परिषद के अध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जिला परिषद सदस्य अगर कोई बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और ये जिला परिषद अध्यक्ष को अपने जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र दे सकते हैं और उप सरपंच भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये भी जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो याद रखना है कि 4 ऐसे पद हैं जो कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों, तो ये जो है चार जो पद है मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और उप सरपंच जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है। चलिए, पंच जो है अपना त्यागपत्र प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ये देगा त्यागपत्र अपने सरपंच को ही दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नगरीय प्रशासन की तरफ। नगरीय प्रशासन में लिखा है कि नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगरपालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 के क शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के प्रावधान सम्मिलित हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है जिसमें 18 कार्यकारी विषय को रखा गया है और पंचायत वाले में था कितना, 29 विषय था, यहाँ पे 18 विषय। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है बिहार नगरपालिका अधिनियम कब का है, तो ये 2007 का है, ठीक है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखेंगे नगरीय स्वशासन के बारे में कि बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है जो कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की तरह संरचित है। नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो ये 264 है। नगर निगम टोटल कितनी है, तो ये 19 है और नगर परिषद यहाँ पे 89 है और नगर पंचायत की बात करें तो 156 संख्या है। याद रखना है बिहार में कुल नगर निकाय कितना है, 264 है, जिसमें नगर निगम 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग क्या है, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है और यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और वित्त संबंधी अनुशंसा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की महाधिवक्ता के बारे में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, यानी कि क्या है, इसको बोलते हैं क्या बोलते, अटॉर्नी जनरल, हाँ इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करता है अपने पद को। वर्तमान में श्री प्रशांत कुमार शाही जो बिहार के महाधिवक्ता हैं, तो अभी जो है प्रशांत कुमार शाही जो है बिहार के मुख्यमंत्री महाधिवक्ता नहीं है, ये चेंज हो चुके हैं। हालांकि 2026 का ही एडिशन है, लेकिन इसमें जो है एकदम लेटेस्ट वाला जो अपडेटेड नहीं मिलेगा, जून जुलाई में जो बदलाव हुए। तो अभी जो है एसडी संजय नाम है, एसडी संजय जो है बिहार के क्या है, तो महाधिवक्ता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। सदन में उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ इकाइयाँ और कुछ उसके कुछ पदाधिकारी भी हैं। जैसे प्रशासनिक इकाई में राज्य है जिसके प्रशासनिक उच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो मुख्य सचिव होते हैं। प्रमंडल इकाई में आयुक्त यानी कमिश्नर होते हैं। जिला में
जिलाधिकारी पदाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होते हैं। और प्रखंड या अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडीओ या फिर अंचल पदाधिकारी सीईओ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल के बैठकों का प्रबंधन करता है। आगे देखेंगे राजनीतिक दल और सीटों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव में 89 सीट लाई है। जनता दल यूनाइटेड जो है 85 सीट, इससे 4 कम है, याद रखना है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 25 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी जो है एलजेपी जो कि 19 सीटें। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 सीटें। ऑल इंडिया मुस्लिम एतहुल्लाह मुस्लिम AIMIM 5 सीटें। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम्स का 5 सीट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM 4 सीट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM जो कि 2 सीट पे है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP 1 सीट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट। टोटल लेके 247 सीट पूरे हो गए। अब देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का स्थिति। राजनीतिक दल सीटों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें लाई है लोकसभा चुनाव 2024 में। जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें लाई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी 5 सीटें। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 3 सीट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM मार्क्सवादी लिबरेशन 2 सीटें और फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट। निर्दलीय से 1 सीट गया है। चलिए आगे देखते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना के बारे में। तो कोटिवार और जनसंख्या और प्रतिशत के बारे में। अत्यंत पिछड़ा, ठीक। तो इसका जो है जनसंख्या 36% है जो कि 4 करोड़ 70 लाख में ऐसे होता है। 36% जो है इसका प्रतिशत है लगभग। पिछड़ा वर्ग जो है 3 करोड़ 54,63,936 जो 27% इसकी जनसंख्या है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो कि 19%, सामान्य वर्ग 15% और अनुसूचित जनजाति का 1.68% है, याद रखना है। टोटल जो संख्या 13 करोड़ 7,25,310 का अनुमान डाटा है। इसमें हम देखें बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत कितना है। तो धर्म और प्रतिशत के बारे में लिखा है कि हिंदू धर्म जो है 81.99% है। मुस्लिम जो है 17.7% है। बौद्ध जो है 0.085% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है ईसाई की जनसंख्या 0.057 है। सिख की 0.011% और जैन का 0.009%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू का, सबसे कम जैन का, याद रखना है। दूसरे पे मुस्लिम 17.7%। तीसरे पे बौद्ध है जो कि 0.085%। चौथे पर ईसाई है 0.057% और सिख 0.011%। तो सबसे कम जो है जैन का है 0.009%। सबसे ज़्यादा है हिंदू का 81.99%। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कला एवं संस्कृति का पार्ट देखने वाले हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं अगर कोई भी कमी या कोई सुधार करने की जरूरत आपको लग रही हो तो, ठीक है। और वीडियो का फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आज की कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।